बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 3 और ट्रांसलेशन एंड सिनोनिम पार्ट हमारा 3 है। तो आइए हम देखते हैं इस पार्ट के अंदर क्या बात हो रही है। पिछले दोनों पार्ट्स आपने देख लिए होंगे यकीनन, उससे आगे अब ये कंटिन्यू हो रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। वो बात कर रहे हैं आ प्लेजेंट लाइफ एट मिसेस विकेट्स, कि मिसेस विकेट्स के यहाँ एक खुशगवार और प्लेसिड का मतलब है पुरसुकून, पीसफुल जिंदगी, यानी उसकी जो जिंदगी थी वो एक खुशगवार और पुरअमन जिंदगी थी मिसेस विकेट्स के यहाँ। ये किसकी बात कर रहे हैं? चिप्स की। यानी चिप्स जो था वो एक खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी जो है वो मिसेस विकेट्स के यहाँ गुजार रहा था। ही हैड नो वरीज, उसको किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं थी। हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट, उसकी जो पेंशन आती थी वो काफ़ी मुनासिब थी, ठीक थी, यानी ना ज़्यादा नहीं थी तो कम भी नहीं थी, एडिक्वेट थी। एंड देयर वॉज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड, और इसके साथ उसने कुछ थोड़ी रकम और भी जोड़ रखी, यानी पेंशन भी आ रही थी और साथ पैसे उसने कुछ और भी जोड़ रखे थे। ही कुड एफोर्ड एवरीथिंग एनीथिंग ही वांटेड, जो उसे चीज़ चाहिए होती थी तो वो कुछ भी उसको चाहिए होता था तो वो उसको ले सकता था, यानी वो अफोर्ड कर सकता था कोई भी चीज़ जो भी उसको चाहिए होती थी, यानी जो चीज़ उसको चाहिए होती थी वो उसको ले सकता था क्योंकि उतने पैसे उसके पास होते थे। आगे वो बात कर रहा है, ये उसकी फाइनेंशियल जो पोजीशन थी उसके बारे में बता रहा है। तो इस तरह अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो वो कैसी ज़िंदगी गुजारा था मिसेस विकेट्स के यहाँ, तो वो एक प्लेसेंट लाइफ गुजारा था, उसकी पेंशन काफ़ी थी, उसके पास जो भी चाहता था वो वहाँ से ले सकता था, तो वो फाइनेंशियली साउंड था। मीन्स के चिप जो था जब वो ओल्ड एज में था या जब वो रिटायर हो गया था तो उसकी जो ज़िंदगी थी वो परेशानियों में नहीं थी। ही हैड नो वरीज, उसको कोई परेशानियां नहीं थी, वो एक हेल्दी लाइफ भी गुजार रहा था और दूसरा उसके पास पैसा वगैरह भी था, तो उसको कोई इस तरह की कोई मसाइल नहीं थे। ये यहाँ तक बात आपको समझ लगी होगी। हीज रूम वॉज फर्निश्ड सिंपली। आगे अब उसके कमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसका कमरा कैसा था। तो इनफैक्ट इस सारे का ट्रांसलेशन तो जैसे कि आपको आती नहीं है, तो मकसद क्या है कि जस्ट आप उसको क्विकली से समझते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ, सो दैट कि इन चीज़ों का रट्टा भी ना लगे और चीज़ें क्लियर भी होती चली जाएं। तो बात कर रहे हैं अब उसके रूम के बारे में। सो यू मस्ट हैव टू केयरफुली लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज एक्चुअली, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर रूम ऑफ द मिस्टर चिप्स। अब वो कैसा था, क्या दिखता था, क्या क्या था, उसके बारे में बात करेगा। वो कहता है कि हिज रूम वॉज फर्निश्ड सिंपली एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट। उसका जो कमरा था, फर्निश्ड का मतलब सजाया हुआ था। जैसे होता है ना, कुछ घर होते हैं फर्निश्ड होते हैं, नॉन फर्निश्ड होते हैं। नॉन फर्निश्ड का मतलब जिसमें साजो सामान नहीं है, फर्निश्ड है जिसके अंदर साजो सामान भी है। तो फर्निश्ड का मतलब यानी जो सजाया हुआ था, सिंपली सादगी से सजाया हुआ था। एंड विद द स्कूल मास्टरली टेस्ट, और स्कूल के असातिज़ा या स्कूल के उस्ताद के टेस्ट या ज़ौक़ के मुताबिक, यानी जैसा एक स्कूल का जो उस्ताद होता है जैसे वो चाहता है उसके मुताबिक उसका जो कमरा था वो बिल्कुल सादगी से सजाया गया था। आ फ्यू बुक शेल्व्स एंड स्पॉटिंग ट्रॉफीज, वहाँ पर कुछ किताबों के कुछ खाने बने हुए थे। शेल्व्स, बुक शेल्व्स होते हैं ना, यानी यहाँ पे कुछ खाने बने हुए थे जिनके अंदर वो किताबें रखता था। तो वो कहता है कि चंद एक किताबों के कुछ खाने थे और कुछ खेलों की ट्रॉफीज थी। आ मेंटल पीस, और एक अंगीठी थी, क्राउडेड जो भरी होती थी। क्राउड का लफ्ज़ी मतलब होता है हुजूम, तो यानी एक अंगीठी का मतलब यानी ये भी एक तरह का आप समझ लें कि एक तरह की शेल्फ ही है। तो ये एक शेल्फ और भी था जो भरा होता था विद द फिक्सचर कार्ड्स। फिक्सचर कहते हैं दावत को या तकरीब को, तो यानी तकरीब के जो कार्ड आते थे या दावत नामे आप इनको कह सकते हैं, फिक्सचर कार्ड, कि उसका एक जो शेल्फ था वो तो भरा होता था फिक्सचर कार्ड से, दावत नामे जो उसको मिलते थे कि सर जैसे मेहमान खुसूसी के तौर पर उसको बुलाया जाता था ना, तो वो कार्ड उसके वहाँ पर पड़े होते थे। एंड साइंड फोटोग्राफ्स ऑफ द बॉयज़ एंड द मैन, और कुछ तस्वीरें जिन पर कुछ साइन हुए होते थे लड़कों के और आदमियों के, यानी जो टीचर वगैरह को रिटायर हुआ है या ये, तो वो उसको साइन करके देता था, या कुछ बच्चे उसको देते थे, तो वो कुछ साइन की गई तस्वीरें जो थी वो उसके ऊपर भरा होता था। यानी वन शेल्फ वाज क्राउडेड विद द पिक्चर कार्ड एंड द साइन फोटोग्राफ्स ऑफ द बॉयज एंड मैन। तो ये एक शेल्फ हो गया। उसके बाद कुछ किताबों का वो बताता है कि वो कुछ किताबें थी, फिर साथ उसके कुछ ट्रॉफीज थी, तो यानी किताबें, ट्रॉफीज और उसके साथ साइंड फोटोग्राफ्स और पिक्चर कार्ड। तो ये वो यहाँ तक लगी समझ। अब वो कहता है क्या, वॉर्न का मतलब होता है यानी फटा हुआ, जैसे कहते हैं ना वियर एंड टियर, तोड़ फोड़ का शिकार जो, तो वॉर्न टर्की कार्पेट, एक तुर्की का फटा हुआ कालीन वहां पर था। बिग इजी चेयर्स, और कुछ बड़ी, इजी का मतलब आरामदेह, चेयर्स कुर्सियां, कुछ बड़ी आरामदाह कुर्सियां भी लगी हुई थी वहां पर। और फिर साथ क्या था, पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द एक्रोपोलिस एंड द फॉरम। तो जो वॉल थी यानी जो उसकी दीवारें थीं उस पर एक्रोपोलिस और फॉरम की तस्वीरें लगी हुई थी। अब ये एक्रोपोलिस और फॉरम्स, ये इनफैक्ट क्या है, एक्रोपोलिस को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करें तो एक्रो मीन द हाईएस्ट एंड पोलिस मीन द सिटी। सो मीन
इसका जो लिटरेरी जो वर्ड बनेगा, इसका मीनिंग बनेगा, वो बनेगा द हाईएस्ट पीक या हाईएस्ट सिटी, यानी जो एक खास बुलंद शहर है। अब होता क्या था कि जो यूनानी लोग थे, जो यूनान के लोग थे, वो अपना किला बनाया करते थे अपनी हिफाजत के लिए। तो अब उसके लिए वो पहाड़ों पर जो बुलंद चोटी थी उस पर अपना किला बनाते थे और वहीं पर उनके सारे जो भी मामलात वगैरह हुकूमत के होते थे वो वहाँ पर तह पाते थे। ये उनके लिए एक तरह का शेल्टर भी होता था और वहीं पे उनकी इबादतगाहें बनी होती थी और बाकी सारा काम चलता था। उसको एक्रोपोलिस कहते हैं। अब सबसे मशहूर जो किला है उसे कहते हैं एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस, यानी एथेंस जो थे उनका जो किला था वो सबसे ज़्यादा मशहूर था। तो अब ये एक्रोपोलिस से यहाँ जो मुराद है वो एथेंस ही मुराद है, ठीक है। यानी यूनान के लोगों, आप यूँ आसान समझे तो आप कह लें कि जो पुराने यूनान के जो लोग होते थे जिनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ वगैरह भी बनी हुई हैं, आपने देखी होंगी, तो अब वो कहते हैं कि उनका जो किला था उस किला की एक तस्वीर थी, इसको आप एक्रोपोलिस कहेंगे। एंड द फोरम, फोरम जो था ये जो रोम के जो लोग होते थे, रोमी, तो ये लोग क्या करते थे कि ये जो भी इनका शहर होता था उसके सेंटर के अंदर एक खाली जगह छोड़ देते थे जहां पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ये करते थे या एक तरह की अदालत का सिस्टम इनका जो था वो वहां पर हुआ करता था, तो उसको वो फोरम कहते हैं। तो वो कहते हैं एक्रोपोलिस एंड द फोरम। तो फोरम तो हम जब तर्जुमा करेंगे तो हम फॉरम ही याद रखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो रोम के लोग थे वो अपने शहर के सेंटर के अंदर एक जगह बना देते थे जिसको वो अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए या बाइंग सेलिंग के लिए यानी ख़रीदो फरोख्त के लिए मखसूस कर देते थे, उसको फॉरम कहते हैं। और उसके बाद एक्रोपोलिस जो है ये यूनान के जो लोग थे अपना बुलंद किला बनाते थे उसको कहते थे। तो एक्रोपोलिस एंड द फोरम, इसकी तस्वीरें लगी हुई थी उसके कमरे के अंदर। तो यहाँ तक पता चल गया यहाँ पे। अब वो कहते हैं नियरली एवरीथिंग हैड कम आउट ऑफ हिज ओल्ड हाउस मास्टर्स रूम इन स्कूल हाउस, यानी जो स्कूल हाउस था, जो स्कूल हाउस से यहाँ मुराद जो है वो ब्रूकफील्ड है। तो ब्रूकफील्ड के अंदर जो हाउस मास्टर एक बार ये बना था चिप्स, तो उसको एक वहां पे कमरा मिला था, तो वो कहता है हाउस मास्टर्स रूम इन द स्कूल, कि यानी ब्रूकफील्ड का जो हाउस मास्टर का कमरा था तकरीबन नियरली एवरीथिंग हैड कम आउट ऑफ हिज ओल्ड हाउस मास्टर रूम, उसका जो पुराना हाउस मास्टर का जो कमरा था स्कूल के अंदर, तकरीबन ये तमाम चीज़ें वहीं से मिसेस विकेट्स के घर के अंदर जो कमरा उसको मिला हुआ था वहाँ ये सारी चीज़ें उधर से ही आई थी। मतलब कहना क्या चाहता है कि ये वही तमाम, तकरीबन इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, ये वही चीज़ें थी जब वो स्कूल में अभी यानी रिटायर नहीं हुआ था तो वो स्कूल में ही रहता था, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें शिफ्ट होकर अब उसके कमरे के अंदर आई थी। यहाँ वो ये बात कर रहा है। द बुक्स वर चीफली, आगे वो किताबों की बात कर रहा है कि किताबें कौन कौन सी थी। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, ज़्यादातर जो किताबें थी वो क्लासिकल थी। अब क्लासिकल से क्या मुराद है? क्लासिकल से मुराद के मतलब जो लातीनी यूनानी ज़ुबानें जो तो वह पढ़ाता था उसकी ज़्यादातर किताबें उसी की थी। द क्लासिक्स हैविंग बीन हिज सब्जेक्ट, और क्लासिक्स तो उसका जो सब्जेक्ट भी था। देयर वॉज हाउ एवर अ सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बेल्स लेटर, और इसके साथ कुछ मिर्च मिसाला तारीख का और कुछ बेल्स लेटर भी थे। बेल्स लेटर जो है ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है लिटरेरी वर्क, हम इसको अदब कह सकते हैं। तो यानी सीजनिंग का मतलब यानी कुछ छोटी यानी कम तादाद के अंदर, या आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम इसको सीजनिंग को मिर्च मिसाला भी कह सकते हैं, यानी तारीख और अदब का मिर्च मिसाला भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहाँ पे मौजूद था। यानी कुछ किताबें जो थी वो तारीख की और बेल्स लेटर यानी अदब की किताबें भी वहाँ पर मिल जाती थी। तो यानी ज़्यादातर क्लासिकल थी और क्लासिकल उसका सब्जेक्ट भी था, लेकिन सीजनिंग ऑफ द हिस्ट्री एंड द बेल्स लेटर यानी ये किताबें भी साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिल जाती थी, तारीख और बेल्स लेटर। तो बेल्स लेटर याद रखना है, इट्स अ फ्रेंच टर्म विच मीन लिटरेरी वर्क यानी अदब। देयर वॉज ऑल्सो अ बॉटम शेल्फ, नीचे एक खाना भी था। बॉटम शेल्फ का मतलब है यानी नीचे एक खाना था पाइल्ड अप जो भरा होता था विद द चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स, सस्ते एडिशंस ऑफ द डिटेक्टिव नॉवल, यानी जो सस्ते तरीन डिटेक्टिव नॉवेल्स का मतलब है कि यानी जासूसी नॉवल जो थे उससे वो खाना भरा हुआ था। एंड चिप्स एंजॉयड दीज, और चिप्स इनको बहुत पसंद करता था। सम टाइम ही टुक डाउन वर्जिल और जेनोफोन एंड रेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, और बाज़ दफ़ा वो टुक डाउन का मतलब है कभी नीचे झुकता उनको उठाता या वो किताबें भी पढ़ लिया करता था। किसकी? वर्जिल और जेनोफोन। कभी कभार वो वर्जिल और जेनोफोन जो था उनको भी पढ़ लिया करता। असल में ये पर्सन है जो कि वर्जिल है ये एक पोइट है और जो जेनोफोन है ये एक हिस्टोरियन और फिलोसोफर है। वर्जिल के बारे में ये कहा जाता है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहली जो एक सदी थी उसका ये शायर था, यानी काफ़ी पुराना शायर था। तो यानी एक सदी कबल मसीह का ये पोइट था वर्जिल। तो कभी कभार वो वर्जिल को भी पढ़ लेता था और
जेनोफोन, और कभी वो जेनोफोन को भी पढ़ लेता था। तो जेनोफोन के बारे में जो है वो ये कहा जाता है कि ये जो सुकरात का आपने नाम सुना होगा, सोक्रेटिस जिसे हम कहते हैं, तो ये उसका शागिर्द था, और दूसरा ये था कि ये एक फिलोसोफर था, तो इसको भी वो कभी कभार पढ़ लिया करता था। एंड रेड फॉर फ्यू मोमेंट्स, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए इनको पढ़ता, वर्जिल और जेनोफोन को वो थोड़ी देर के लिए पढ़ता, बट he was soon back again with the Dr. Thorndike and और इंस्पेक्टर फ्रेंच। लेकिन जल्द ही वो वापस डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच नॉवेल्स की तरफ बढ़ जाता या चला जाता। मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो डॉक्टर थॉर्नडाइक है और इंस्पेक्टर फ्रेंच हैं, दीज आर नॉट द कैरेक्टर्स, दीज आर एक्चुअली द नेम ऑफ द नॉवेल्स। ये कोई पर्सन नहीं है डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच। हाँ, अलबत्ता ये है कि कुछ कैरेक्टर्स पर ये नॉवल लिखे गए हैं, तो दीज आर द नॉवेल्स। डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच ये वो डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं, जासूसी नॉवल, तो ये उसको बहुत पसंद थे। तो वो यानी कभी कभार वो वर्जिल और जेनोफोन को पढ़ लिया करता था, लेकिन जल्द ही वो डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच की तरफ जो था वो बढ़ जाता था। तो ये आपने याद रखना है कि डॉक्टर थॉर्नडाइक एंड इंस्पेक्टर फ्रेंच, दीज आर द नेम्स ऑफ द नॉवल, नॉट द नेम ऑफ पर्सन, हाउएवर दीज आर द कैरेक्टर्स ऑन विच सम पर्टिकुलर स्टोरी इज बेस्ड। और ये पूरी की पूरी सीरीज़ है, मतलब इसके अंदर डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच, इसके अंदर पूरी की पूरी कई किताबें हैं इनके ऊपर, पूरी एक सीरीज़ चलती है, और ये बहुत ही लंबे हैं। अगर आप इसके ऊपर इंटरनेट पर सर्च करो तो आपको इसके बारे में थोड़ी मजीद डिटेल भी मिल सकती है। एंड ही वॉज नॉट, डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडुअस टीचिंग, अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर। Indeed, he thought of the Latin and the Greek far more as dead languages from which the English gentleman ought to know a few quotations than as living tongue that had ever been spoken by living people. तो यहाँ तक थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, आप हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। वो बात करता है कि he was not despite, despite का मतलब की बजाय, in spite of, he was not despite his long years of assiduous teaching. assiduous का मतलब होता है laborious, यानी मुशक्कत वाली, टीचिंग तदरीस पढ़ाना, यानी अपनी मुशक्कत वाली सख्त मेहनत वाली तदरीस के लंबे साल, यानी काफ़ी अरसा उसने एक मुशक्कत वाली तदरीस की थी। लेकिन इसके बावजूद ही वॉज नॉट, यहाँ पे कहते हैं ही वॉज नॉट अ वेरी प्रोफाउंड, ऐसा हम इसको यहाँ जोड़ेंगे, ही वॉज नॉट अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर डिस्पाइट ऑफ हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडुअस टीचिंग। ठीक है, तो यानी जब वो असल में एक फ्रेज बीच में आ जाता है और उसका हिस्सा जो इसके साथ होना चाहिए वो बाद में चला जाता है, तो हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पे कैसे, इनफैक्ट ये क्या है, ही वॉज नॉट अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर, और दरमियान में उसने फिट कर दिया डिस्पाइट ऑफ हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडुअस टीचिंग। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, यानी उसने एक लंबा अरसा जो था वो टीचिंग को दिया और इतनी ज़्यादा मेहनत की, इसके बावजूद वो कोई अमीक किस्म का क्लासिकल स्कॉलर नहीं था। ही वॉज नॉट अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर इंडीड, यकीनन, इंडीड का मतलब है यकीनन वो कोई खास अमीक किस्म का, यानी अहम, जैसे होता है ना कोई लर्न जो बहुत कुछ सीख चुका हो, यानी क्लासिकल भी अगर वो स्कॉलर है तो चलो क्लासिकल में भी वो बहुत एक्सपर्ट हो। ही वॉज नॉट अ एक्सपर्ट क्लासिकल स्कॉलर। प्रोफाउंड मीन एक्सपर्ट, लर्नड, यानी वो इतना कोई स्कॉलर नहीं था यकीनन। ही थॉट ऑफ द लैटिन एंड द ग्रीक्स, वो लैटिन, लातीनी और ग्रीक्स वगैरह जो जुबानें थी जो असल में वो पढ़ाया करता था, उनके बारे में वो क्या कहता था, वो फार मोर एज डेड लैंग्वेजेस फ्रॉम विच द इंग्लिश जेंटलमैन ought to know few quotations than as living tongue that had ever been spoken by the living people. तो वो क्या कहता है कि वो इनको मुर्दा ज़ुबानें तस्वुर करता था, यानी लैटिन और ग्रीक्स को वो मुर्दा ज़ुबानें तस्वुर करता था, जिनके बारे में वो कहता था कि जो इंग्लिश जेंटलमैन है, यानी जो अंग्रेज़ शुराफा हैं, उनको ought to का मतलब शुड, यानी उन्हें चाहिए, टू नो, कि जान लें, अ फ्यू कोटेशंस, चंद एक इक्तसाबात जो हैं या चंद एक कोटेशंस वगैरह बस उसमें से वो याद कर लें, दैन एज अ लिविंग टंग दैट हैव बीन स्पोकन बाय द लिविंग पीपल। तो यानी यहाँ वो क्या बात कर रहा है कि वो कहता है कि he thought of the Latin and the Greek far more as dead languages, और इसको हम आगे इनफैक्ट यहाँ पे है than as living tongue that has been spoken by the living people। तो ये वाला हिस्सा असल में यहाँ पे जुड़ता है। तो यानी ये जो जिंदा लोग जो आजकल ज़ुबानें बोलते हैं उसके मुकाबले में ग्रीक और लैटिन जो थी ये मुर्दा ज़ुबानें उनको वो तस्वुर करता था, जिनका अभी कोई इस्तेमाल नहीं था, और अब अंग्रेज़ों को ये चाहिए कि वो चंद एक उसमें से कोटेशंस वगैरह याद कर लें, बाकी इन दोनों ज़ुबानों का अब कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं था। ये वो तस्वुर करता था कि ये डेड लैंग्वेजेस हैं। He liked those short leading articles in the Times. Times, it's the name of the newspaper.
तो वो कहता है कि ही लाइक्ड, उसको पसंद था दो शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स, जो छोटे छोटे मज़ामीन छपते थे टाइम्स अखबार के अंदर, दैट इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू टैग्स दैट ही रिकग्नाइज्ड। टैग्स वगैरह यानी कि मतलब कुछ खास किस्म के कीवर्ड्स या कुछ खास किस्म के ऐसे वर्ड्स होते थे जो सिर्फ वही अंडरस्टैंड करता था, दैट ही रिकग्नाइज्ड, जो सिर्फ उसे पता चलते थे। यानी छोटे छोटे कुछ आर्टिकल्स छपते थे इन्हीं लैंग्वेजेस के ऊपर जो कि लैटिन और ग्रीक्स थी। इन लैंग्वेजेस पर कुछ छोटे छोटे जो थे वो आर्टिकल्स, शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स छपते थे टाइम्स अखबार के अंदर। तो वो ही सिर्फ इनको समझ सकता था, क्योंकि इतनी ये पुरानी लैंग्वेजेस थी कि अब कोई उनको तवज्जो ही नहीं देता था, तो लिहाजा किसी को खास फोकस भी इस तरफ जो था वो नहीं होता था। टू बी अमंग द डिविंडलिंग नंबर्स ऑफ द पीपल, डिविंडलिंग का मतलब होता है, डिविंडल का मतलब होता है यानी डिक्रीज होना, डिमिनिश होना, कम होना। कहते हैं टू बी अमंग द डिविंडलिंग नंबर ऑफ द पीपल हु अंडरस्टूड सच थिंग वाज टू हिम अ काइंड ऑफ द सीक्रेट एंड द वैल्यूड फ्री मिशनरी। Dwindling, to be among the dwindling number of the people. Dwindling mean decreasing number of people, लोगों की तादाद, उन लोगों की तादाद के दरमियान होना जो अब कम हो रहे थे, यानी अब वो उन लोगों में था जिनकी तादाद कम होती जा रही थी। Who understand such things was to him a kind of a secret and valued free missionary. कि वो अब उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते थे, यानी इन जो चीज़ें जो इक़्तिबासात छपते थे जो लैटिन एंड ग्रीक्स के बारे में, तो अब ये उन कम लोगों में से था जो इनको सिर्फ अब अंडरस्टैंड कर सकते थे, यानी बहुत सारे लोगों को तो ये समझ भी नहीं आती थी। तो ये उसके लिए एक राज था, सीक्रेट था कि दूसरों को समझ नहीं लगती थी और उसको ये समझ लग जाती थी कि ये क्या लिखा हुआ है। तो वो कहता है कि ये एक उसके लिए एक राज था एंड अ वैल्यूड फ्री मैसनरी। फ्री मैसनरी, जैसे फ्री मैसन्स का आपने नाम सुना होगा, तो फ्री मैसनरी का लफ्ज़ी मतलब होता है रफ़ाकतकारी, यानी फेलोशिप, गठजोड़। जैसे बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो मिल जाते हैं तो उनको फ्री मैसन्स कहते हैं, और उसकी वो बन गई फ्री मैसनरी यानी रफ़ाकतकारी। तो यानी चंद लोग ही थे जो कि इस पर्टिकुलर टैग्स वगैरह को, इन लैंग्वेजेस को, इन इक़्तिसाबात वगैरह जो कोटेशंस वगैरह आती थी, ये शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स आते थे, उनको वो सिर्फ चंद ही लोग थे जो समझ सकते थे। और ये उनके लिए एक राज भी था कि दूसरे उसको अंडरस्टैंड नहीं करते थे और ये उसको अंडरस्टैंड करते थे। और ये उनकी एक रफ़ाकतकारी भी थी कि जब वो चंद बैठ जाते थे तो आपस में जो उनकी गुफ्तगू होती थी वो लुत्फानंदोज होते थे, यानी रफ़ाकतकारी भी बनी हुई थी। इट रिप्रेजेंटेड, जो वो रिप्रेजेंट करती थी। ही फेल्ट वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स टू बी डिराइव फ्रॉम द क्लासिकल एजुकेशन। और ये वो कहता था कि क्लासिकल एजुकेशन का और तो फ़ायदा कुछ है या नहीं है, कम अज़ कम ये फ़ायदा है कि ये एक राज है जो हम समझ सकते हैं, दूसरे समझते नहीं है, और एक रफ़ाकतकारी भी कहीं ना कहीं चंद लोगों के साथ जो है वो बनी हुई है। कहता है यही तो एक फ़ायदा था, इसके अलावा तो कोई और फ़ायदा नहीं था। वैसे तो ये लैंग्वेजेस डेड लैंग्वेजेस थी। तो ये हो गई यहाँ तक, तो आपको ये समझ लगी होगी। बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश कर दी, और आप इसको ना, आपने ज़्यादा सर्विस हवार नहीं करना, बस जल्दी से उसको आपने गो थ्रू करके आगे निकलते जाना है। बस अंडरस्टैंड करो और आगे निकलते चले जाओ। सो डिविंडलिंग मतलब डिक्रीजिंग, फ्री मैसनरी मतलब कि रफ़ाकतकारी, किसी चीज़ का मिलना, लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं उनका एक जगह इकट्ठा होना, फ्री मैसनरी कहलाती है। तो वो कहता है कि उसको जो चीज़ें समझ आती थी वो बहुत सारी मेजॉरिटी लोगों को समझ नहीं आती थी, ऑल दो कि ये बहुत पुरानी थी कि आप किसी को डिमांड नहीं दी, लेकिन इसके लिए फिर भी एक सीक्रेट, एक राज था और एक वैल्यूएबल चीज़ थी। लो जी, यहाँ तक लगी समझ। अब इसके हम कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सिनोनिम्स हैं वो देख लेते हैं। प्लेसिड, पीसफुल, सेरीन या कॉम या पुरसकून इसका तो ये मीनिंग होगा। उसके बाद है एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन सफिशिएंट, एनफ, सेटिस्फैक्ट्री या मुनासिब। फर्निश्ड, इक्विप्ड, जैसे इक्विपमेंट होता है ना, सामान, इक्विप्ड यानी जिसके अंदर साजो सामान हो, डेकोरेटेड, सजा हुआ। मेंटल पीस, शेल्फ, अंगीठी। बेल्स लेटर, लिटरेरी वर्क, अदब, और ये एक फ्रेंच टर्म है। एसिडुअस, लिबरस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, मेहनती या सबर आजमा काम। प्रोफाउंड, डीप, लर्न, गहरा, अमीक। डिविंडलिंग, डिक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग, कम होता हुआ। फ्री मैसनरी, ब्रदरहुड, फेलोशिप, रफ़ाकतदारी या रफ़ाकतकारी। तो ये अब इसके अंदर है, और उसका तरीकाकार जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया, अब आपने पिछली देखी है तो ऑब्वियसली पता होगा कि इसको याद करने का तरीकाकार क्या है कि इंग्लिश से आप इनको देखें, फिर ये वर्ड बोलें, फिर ये वर्ड बोलें। जैसे ब्रदरहुड तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए फ्री मैसनरी, फेलोशिप, फ्री मैसनरी, फ्री मैसनरी, फेलोशिप, ब्रदरहुड, फ्री मैसनरी, रफ़ाकतदारी, रफ़ाकतदारी, फ्री मैसनरी। तो इस तरह करके आपने इसको याद करना है। ये जल्द बैठ जाएंगे, और जब ये एक बार जहन में बैठ गए तो वंस यू हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बाय योर ऑन, तो आप इसको ऑब्वियसली आसानी से आप इसको समझ पाओगे। तो इसको जल्दी से आप इसको करें और उसके बाद आगे बढ़ें इंशाल्लाह।
तो बस ये था जी इसके अंदर लेक्चर। उम्मीद आपको समझ लग गया होगा। बाकी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसको आप फिर लाइक कर लें और शेयर कर लें दूसरों के साथ। और दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।